हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ, मतलब लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी खबर देखी है, एक अतुल सुभाष के जो हैं आईटी में इंजीनियर हैं, मतलब एआई के इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपनी मतलब सुसाइड कर ली, अपनी हत्या कर ली है, खुद ही आत्महत्या। तो उनकी मैंने खबर देखी कल। उस पर मुझे कुछ बोलना है, मतलब एज अ लॉ स्टूडेंट, और मतलब मुझे क्या समझ आता है इन चीज़ों से। और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली है कि इंडिया में लाखों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, लोग फ्रॉड केसेस में, फर्जी केसेस में फंस रहे हैं और अपने पैसे ख़राब कर रहे हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं और इस तरह के सुसाइड्स भी कर रहे हैं, ऑब्वियस है। ठीक है, बहुत सारे केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। अगर ये भाई जो अतुल सुभाष थे, अगर अपना वीडियो ना बनाते, उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करते, तो इनका भी किसी को कुछ पता नहीं चलता और ना ही इतनी कुछ चर्चा होती। लोगों को लगता है ठीक है, मर गया, मतलब मरते रहते हैं, इतना बड़ा देश है। लोगों को बस ऐसे ही, सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सरकारों को लगता है ठीक है, दो चार मरे तो क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, तो ये भाई की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इसने सोशल मीडिया पे वीडियो बनाया है, मतलब अपना वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जो सबूत थे उन्होंने दिया है। और इनके कुछ आरोप हैं, मतलब जो भी इनका इन्हें लगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, इन्होंने वो आरोप भी मतलब क्या बोलते हैं, एविडेंसेस के रूप में दिए हैं कि ये एविडेंस है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो इस पे थोड़ी बात करेंगे। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए या फिर क्या हो, मतलब कि अगर किसी के साथ आगे ऐसा हो या फिर हो रहा है तो उसे कैसे निकलना चाहिए इन चीज़ों से, और क्या लीगल रास्ते हो सकते हैं। और मतलब जो मेरा विचार है कि हमारी जो जुडिशरी है उसमें क्या सुधार होने चाहिए, और मोर ओवर कि हमारी पॉलिटिकल विल क्या है इसके ऊपर। मतलब जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे सीएम पीएम, जिनसे देश चलता है, तो मतलब पार्लियामेंट है, तो वहाँ से क्या चीज़ें हो सकती हैं ताकि इन चीज़ों पे लगाम लगाई जा सके। ये जो फर्जी तरीके से लोगों को हरेस किया जाता है, उस पे लगाम लगाई जा सके। इस पे थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले केस समझते हैं थोड़ा सा। शायद आपको केस पता ही होगा। अतुल सुभाष हैं, एआई इंजीनियर है, 34 साल के थे। इनके ऊपर इनकी वाइफ ने 7 8 9 केस कर रखे थे, जो भी कर रखे हों। तो ये बेचारे जौनपुर कोर्ट में जाते थे बार बार, अपने लखनऊ वो ये रहते थे बेंगलोर में, वहाँ से जौनपुर कोर्ट जाते थे बार बार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब वहाँ फैमिली कोर्ट जो होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट होती है, वहाँ जाते थे बार बार। और जब 302 का केस चल रहा था तो सेशन कोर्ट में भी जाते होंगे। ठीक है, तो ये वहाँ जाते थे बार बार, और इस तरीके से इन्हें मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। और इनका ये भी आरोप है कि वहाँ की जो जज थी उन्होंने भी घूस मांगी, और जो इनकी वाइफ थी वो भी पैसे की डिमांड कर रही थी, मतलब ऐसे ऐसे फलाना ढिमकाना बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई इनके ऊपर केस कौन से थे। 302 का था, जो कि इन्होंने बताया कि मेरे ऊपर फॉल्स केस है, मतलब फर्जी केस है। इनकी इनके जो ससुर हैं, मतलब इनकी वाइफ की है फादर, उनकी हत्या का। तो 302 का केस था। तो लेकिन ये बाहर थे तो ऑब्वियस है कि इन्हें जमानत मिल गई होगी। तो इसके ऊपर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और इन्होंने जिस हिसाब से बताया कि वो किसी बीमारी से मरे हैं, तो अब ये सही केस कैंसिल हो जाता, मतलब डिस्पोज ऑफ हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरा 323 का है, सामान्य मारपीट का केस है। तो इसमें भी कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, जमानत मिल जाती है, आपको जेल के अंदर भी नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, 504 506 510 ऐसे कुछ और इन्होंने बताए थे, मतलब 504 ऑब्वियस। तो उसमें कुछ नहीं है, अपमान जो सूचक शब्द इस्तेमाल करना और ये वो। ठीक है, 354 का केस था, वो शायद स्त्री की लज्जा भंग करने का केस होता है, वो उसमें भी कोई ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, 498 ए ऑब्वियस है भाई, आईपीसी का 498 लगी है इनके ऊपर। तो इसमें वही दहेज के लिए प्रताड़ित करना और ये वो फलाना ढिमकाना, इनके फैमिली वालों के ऊपर, मतलब इनके भैया और पिताजी के ऊपर भी केस था। एक 125 सी एम वो सीपीसी का, सॉरी सीआरपीसी का 125, इसमें वो होता है मेंटेनेंस के लिए पत्नी मांग सकती है। इनके ऊपर और भी केसेस थे, एचएमए के अंडर इनके केस थे, मतलब डिवोर्स का केस था सेक्शन 13 के अंदर। ठीक है, तो वो शायद इन्होंने बताया कि उन्होंने विड्रॉल कर लिया था, इनकी वाइफ ने ही डाला था, इन्होंने विड्रॉल कर लिया। देखो, अब मैं यहाँ पे ये केसेस क्यों बता रहा हूँ, इसका बताने का रीज़न ये है। ये वीडियो लंबा हो सकता है, जिसे देखना है देखो, इसमें कोई कट एडिट नहीं होगा, इसमें सिर्फ मेरी बातें होंगी, मतलब जो मैं सोच पा रहा हूँ वो बातें होंगी। और अगर आपके साथ कुछ हो तो आप उससे कैसे डील कर सकते हैं। देखो, 302 का जो केस था और ये 323 और ये केस थे, ये तो ठीक है, नॉर्मल है। इन्हें जो करना, मतलब नॉर्मल नहीं है ऑब्वियसली यार, इंसान परेशान होता है, खासकर जब वो एआई से रिलेटेड काम कर रहा हो और यहाँ लीगल कॉम्प्लाइंसेस आ जाएँ उसके ऊपर, मतलब कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाएँ, तो वो परेशान तो होगा ही, उसका टाइम जाएगा, पैसे जाएंगे। ठीक है, इन्हें सबसे पहले जो सेक्शन 13 का केस था एचएमए का, इनकी वाइफ ने विड्रॉल किया था, इन्हें वो डालना चाहिए था। दूसरा
केस जो भी, जैसे कि इनके घर से जो ये बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ़ सामान वगैरह लेके चली गई थी, तो उसका भी इन्हें केस करना चाहिए था। ये चोरी से ले गए, मेरा सामान ले गए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये 2-4 चीज़ें कर सकते थे, ये इनके पास प्रूफ़ भी थे। अब मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम्हारे खिलाफ़ कोई केस हो रहा है, तुम्हारी वाइफ़ कर रही है, सबसे पहले तो वही है कि अगर समझ जाएँ तो बढ़िया है, ना समझें, इसकी भी बात करेंगे, इन्हें शादी कैसे की है, ठीक है, वो भी बात करेंगे भाई। तो ना समझें तो बढ़िया है कि आप भी काउंटर केस करो, जो भी आप कर सकते हो। देखो ये तो ऑब्वियस है, मतलब एविडेंट है कि वाइफ्स मैक्सिमम केसेस फॉल्स केसेस करती हैं, मतलब झूठे केसेस करती हैं, फर्जी एफआईआर्स होती हैं वो, और उन्हें कोई उसका कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं झेलने पड़ते हैं अगर वो केस फर्जी हैं। मतलब तुम साबित कर दो ये केस फर्जी है, तब भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसकी रीजनिंग अलग है। वो जो लीगल स्टूडेंट्स और लीगल मतलब लीगल फील्ड में जो लोग हैं, उन्हें पता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, सरकारें ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती हैं कि फ़र्जी केस पे जिसने फ़र्जी केस किया उसे सज़ा हो। उसके भी कुछ रीजन्स होते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट है। दूसरी चीज़, भाई जो भी आपके साथ हुआ है, आपको लग रहा है गलत हुआ है, तो वो केस कर सकते हो आप, मानहानि का केस कर सकते हो कि ये मेरी इज्जत को उछाल रही हैं और ऐसे ऐसे कुछ नहीं हुआ है, तो इसका भी आप केस कर सकते हो। तो ये 2-3 जब आप भी करोगे केसेस, तो फिर मतलब समझ रहे, दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स होंगी, और तब सामने वाला थोड़ा आएगा। जब आप बिल्कुल बैकफुट पे चले जाते हो कि भाई मेरे खिलाफ़ ही सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर चीज़ें गलत होती हैं, बहुत ज़्यादा गलत होती हैं, फिर आप भी परेशान होते हो। अगली चीज़, आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया जज का जो था कि भाई मतलब वो घूस मांग रहे थे, वो एक जांच का विषय है कि कितनी घूस मांग रहे थे, कितनी नहीं मांग रहे थे। ऑब्वियस है, जब इंसान अपनी डेथ कॉज कर रहा है, खुद ही मतलब आत्महत्या कर रहा है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा, जहाँ तक ऐसा माना जा सकता है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उससे बढ़ के मतलब इंसान को खुद की ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी क्या हो सकती है। और अंत टाइम में, मरते टाइम भी अगर वो झूठ बोले, तो ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। कह कुछ नहीं सकते हैं, हो सकता है झूठ भी बोल रहा हो कोई इंसान, बट कोई बात नहीं। मैं यहाँ किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना ही मतलब जुडिशरी और सरकार के पक्ष में हूँ, ना ही मैं उस भाई के पक्ष में हूँ अतुल सुभाष के, ठीक है, मेरा अपना एक व्यू है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब देखो कानून की बात करते हैं कि कानून इसमें क्या हो सकता है। और जजेस जो बोल रहे हैं कि हमारे देश में न्याय प्रणाली इतनी भ्रष्ट है और ये है वो है, फलाना ढिमकाना जो भी बोलते हैं कि लोग मतलब जजेस फैसले नहीं देते हैं, अटका के रखते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले तो कानून ठीक हैं, कुछ हद तक ठीक हैं कानून, जितने हो सकते हैं एक बेटर सोसाइटी के लिए। वो कानून मतलब उस स्टैंडर्ड के तो नहीं है जो एक अभी स्टैंडर्ड चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में और अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उस स्टैंडर्ड के कानून नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी पॉलिटिकल विल, मतलब जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम कुछ ज़्यादा अच्छा जनता के लिए करें। और वो क्यों नहीं चाहते, क्योंकि हम एज अ सिटीजन, मतलब एज अ सिटीजन, हम एज अ वोटर, हम खुद नहीं चाहते हमारे लिए कुछ चीज़ें अच्छी हों। हमें लगता है कि बस हमें मतलब फ्री में खाने पीने को मिल जाए, और जो भी हमें फ्रीबीज मिलती हैं आजकल वो मिल जाएं, और बाद में कि हम सफ़र करते रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। न्याय प्रणाली की बात ये है कि भाई न्याय प्रणाली मतलब जो जजेज होते हैं, इनको भर्ती करने का काम स्टेट पीएससीज का होता है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं डीजे वगैरह के, वो हाई कोर्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो उनका होता है। देखो भाई ज़िला में ज़िला जज जो है वो एक ही हो सकता है, तो वो अपना हाई कोर्ट करती है, ठीक है। तो अब हाई कोर्ट अपना काम पूरा कर रही हैं। पहले ये बात थोड़ी समझो, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं पूरा मतलब एक सिनारियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलते कैसे हैं, मतलब जुडिशरी कैसे चलती है। देखो सबसे पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर, वैसे नीचे से गिनती की जाती है लोअर कोर्ट से, बट हम ऊपर से कर रहे हैं समझने के लिए। सबसे ऊपर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम होता है, उसमें जज वो उस हिसाब से अपने सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब चूज करते हैं, उन्हें चूज करना होता है कि उन्हीं में से कि कौन सा जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में आएगा, ठीक है। मतलब जो हाई कोर्ट में जज होते हैं उनमें से आते हैं ज़्यादातर। और जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या होती है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलकर डिसाइड करते हैं, मतलब कुल मिला के पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि हमारे जजों की संख्या कितनी रहेगी, ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की गलती इतनी नहीं है जितनी गलती ये पार्लियामेंट और एज आ मतलब आप मान सकते हो जो केंद्र में सरकार है उसकी है, कि वो जजों के पद ही नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सेम आते हैं हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट में भी जो पद होते हैं, ये भी डिसाइड किए जाते हैं पॉलिटिकल लेवल पे कि कितने पद होने चाहिए, कितने पद होंगे, ठीक है। तो
वहाँ भी ये होता है। अब वहाँ जो जज पहुँचते हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज होते हैं वो प्रमोशन होके पहुँचते हैं, या फिर डायरेक्ट जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वकील वगैरह, उनसे वो पद भरे जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जो डीजे की भर्ती होती है, जिला जज की मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की, वो हाई कोर्ट्स भर्ती करते हैं, और जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एक ही जिला जज होगा, ठीक है। तो वो जो जिला जज होता है वो एक ही होगा, तो भाई जितने जिला हैं उतने तो जज हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं उससे नीचे जो भी जज होते हैं, सीजीएम वगैरह, और जो होते हैं मतलब एडीजी वगैरह, और ये जो होते हैं ये भर्ती होते हैं, मतलब भर्ती इन द सेंस इनका वो होता है, एक एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू ये होते हैं। ये अपने अपने स्टेट की जो पीएससी जो होती हैं, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशंस, वो एग्ज़ाम लेती हैं, उसके थ्रू भर्ती होते हैं। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या, वो डायरेक्टली ही मान के चलो पॉलिटिकल जो सिनेरियो होता है, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स जो चाहते हैं, जो उस समय पावर में है, चाहे स्टेट में या फिर मतलब जो भी हैं, समझ रहे, ऐसे सीधे मान के चलो यार सीएम के इशारे पर सब कुछ होता है कि कितने पद निकलेंगे, कितने नहीं निकलेंगे, कब निकलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब ये जो इतने ज़्यादा केस पेंडिंग हैं, ज़्यादातर केस आपको पता है कि सबसे पहले केस स्टार्ट होते हैं जिला अदालत से स्टार्ट होते हैं केस। वहाँ पर एक एक जज के पास एक एक दिन में 50-50, 60-60, 100-100 केस भी लगते हैं। अब आप सोच सकते हो कि एक जज एक दिन में 50-60-100 केस कैसे सुनेगा। तो इसमें डेटें लगती रहती हैं, जो नहीं आता है डेट लग जाती है। वकील, अब वकील आ भी जाए, दूसरा पक्ष आ भी जाए, फिर एक दूसरा वकील बोल देगा कि साहब मुझे आगे की डेट दे दो, जज भी बोलते हैं ले जाओ यार डेट, कौन ही दिमाग खाए इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके डेटें लगती रहती हैं। ये सब चीज़ें जो भी मतलब जस्टिस डिले होती है, ये ज़्यादातर जजों की गलती ना हो करके ये वकीलों की गलती होती है। जजों की भी गलती होती है ऑब्वियसली, सब कोई मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक की गलती है। जज भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वकील भी इन्वॉल्व होते हैं, और ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व जो होते हैं वो है मतलब ज़्यादातर इनमें जो गलती है वो है हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, मतलब पॉलिटिकल बिल कुल मिला के स्ट्रक्चर क्या है उसमें, ठीक है। वो अगर चाहें तो वो संख्या बढ़ा सकते हैं। जनसंख्या के हिसाब से जजों की जो संख्या है वो तय होती है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लेवल पर है। मतलब आई थिंक शायद 15% या 20% ही जज काम कर रहे हैं, शायद उससे भी कम काम कर रहे हैं जितने चाहिए हमारे देश में जज। अब आप सोच सकते हो हालत क्या होगी, ठीक है। तो सिर्फ जजों को ब्लेम करना कि ये कुछ नहीं करते हैं, वो एक गलत चीज़ है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये जो मतलब हाँ, अब आगे आते हैं। ये तो हो गई इसकी बात कि ये भाई क्या कर सकता था। हाँ, इस पे थोड़ी सी बात कर लें। मैंने बताया कि वो काउंटर केस कर सकते थे, एक दो केस जो भी होते। दूसरी चीज़ यार, वो हिम्मत हार गए, ठीक है। उसके लिए मतलब क्या ही बोलूँ मैं। देखो, लोगों के ऊपर काफ़ी सारे केसेस होते हैं, मेरे गांव में भी लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, और ये सब केसेस ऐसे होते हैं। देखो, हमारा सिस्टम ही ऐसा है जुडिशरी का कि आप ज़मानत लो और मतलब चीज़ें चलती रहेंगी, जमानत लो, केसेस तो चलते ही रहेंगे, ठीक है। इस भाई को मुझे लगता है कि किसी बेहतर वकील से कंसल्ट करना चाहिए था। उसके पास बैठते, एक दो दिन टाइम स्पेंड करते, मतलब 2-4 घंटे वो शायद इन्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड कर पाता। हो सकता है इन्हें इतना अच्छा वकील ना मिल पाया हो। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है वकील अच्छे मिले हों, बट वो उस तरीके से ना इन्हें समझा पाए हो, ना इन्हें वो कर पाए हो। तो मतलब ठीक है, मैं यही बोलूँगा अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप एक बेहतर वकील को, एक अच्छे वकील को, ऐसे नहीं कि जो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उनके पास काम बहुत होता है। ऐसे वकील जिन्हें नॉलेज है और जो चीज़ें जानते हैं, बट उनके पास काम नहीं है, मतलब तुम्हें थोड़ा टाइम दे सकें, तुम्हें पर्सनली समझ सकें, ठीक है। ऐसे वकील से आप कंसल्ट करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या फिर आप ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स, मतलब जैसे एक चैम्बर में काफ़ी सारे एडवोकेट्स होते हैं, उनसे कंसल्ट करो, उनसे इन चीज़ों पे बात करो, ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। दूसरी चीज़, भाई पैसा खर्च होता है, ऑब्वियस है, मतलब ये तो खर्च होता है। तो फाल्स केसेस हुए हैं तो इंसान परेशान तो होगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, आपके खिलाफ़ केस हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब लास्ट चीज़ पर बात करते हैं। ये तो यार बहुत सारी चीज़ें हो गई, लीगल चीज़ें ऐसी बहुत चलती रहती हैं। मैं कहानी बनाने को सरकार पे ब्लेम डाल दूँ या किसी पे ब्लेम डाल दूँ, उसमें डालने का कुछ ज़्यादा होगा नहीं। कुल मिला के गलती हम लोगों की है कि हम ऐसी सरकारें चुनें, ऐसे अपने नेता चुनें, एमपी और एमएलए चुनें जिनसे हम सवाल कर सकें, तो ठीक है, जिनसे हम बोल सकेंगे भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन पे थोड़ा आवाज़ उठाओ संसद में। जब आपको बोलने का मौका मिले इन पे थोड़ा बोलो, ताकि लोगों का ध्यान जाए उस तरफ। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार इन चीज़ों का। तो जब बोलेंगे लोग, एमपी ही बोलते हैं संसद में, या फिर जो यहाँ हमारी स्टेट लेजिस्लेचर होती है यहाँ पर,
तो एमपी एमएलए, ठीक है। तो जब ये लोग बोलेंगे तो थोड़ा देश का ध्यान जाएगा, थोड़ा मीडिया का भी ध्यान जाएगा इन चीज़ों पर, थोड़ा लोग भी सोचेंगे हाँ ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे काम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि इन्होंने शादी कैसे की थी, मतलब ये फाइनली बात होगी, इन्होंने शादी कैसे की थी। देखो इन्होंने शादी की थी शायद शादी.com या कोई ऑनलाइन वेबसाइट से की थी। शादी.com को क्यों ही बदनाम करो या जो भी है, ठीक है। इन्होंने किसी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट से की थी, जहाँ पे लोग क्या करते हैं अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं और वहाँ से देखते हैं कि हमारे लिए ये ठीक है, ये ठीक है, इस हिसाब से इन्होंने शादी की थी। और इनका ये भी आरोप है कि अपनी पत्नी पर कि इनकी पत्नी ने शुरू में इनसे बहुत कम बातें की, मतलब ज़्यादा बोलती नहीं थी, ताकि फिर ये समझ नहीं पाए, जब ज़्यादा बोलती नहीं थी तो ये समझ नहीं पाए कि इसके मन में क्या चल रहा है, कैसे है। इन्होंने शादी कर ली, तब इन्हें पता चला कि इनकी पत्नी तो शादी ही नहीं करना चाहती थी। तो देखो ये सारी गलतियाँ, आप एआई इंजीनियर हो, आप इतने टैलेंटेड हो, मतलब मैं समझ सकता हूँ इंसान जो टेकी होता है, मतलब टेकी इन द सेंस जो टेक्निकल फील्ड में होता है वो कितना स्मार्ट हो सकता है, ठीक है। बट जहाँ तक बात समझने आती है लोगों की, तो वो शायद कुछ लैग कर जाते होंगे, ठीक है। चीज़ों को समझने की बात आती है, मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं और भी जो चीज़ें होती हैं इनकी बहुत ही सुपर फास्ट होती हैं, ठीक है। बट जहाँ पर ह्यूमैनिटी और मतलब लोगों को समझने की बात आती है, हो सकता है ये लैग करते हों, ठीक है। तो इनकी शादी हो गई, फिर जब इन्हें पता चला कि ये शादी नहीं करना चाहती, इन्हें थोड़ा शौक लगा, फिर इनके बच्चा हुआ इनका, तो उनसे चीज़ें और मतलब धीरे धीरे और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। ये बोलते थे पत्नी नहाती भी नहीं थी, मतलब 4-4 5-5 दिन तक। तो देखो शादी करने में कभी जल्दी मत करो, मैं ये चीज़ें को बता रहा हूँ, मतलब अब आता हूँ पॉइंट पे। शादी करने में कभी जल्दी मत करो। अगर आपकी शादी ऑनलाइन किसी वेबसाइट से हो रही है या फिर किसी अनजान से हो रही है, अनजान जैसे अरेंज मैरिज जो होती है, लड़का लड़की देखा जाता है तब हो रही है, एटलीस्ट गिव सम टाइम, मतलब 4-6 महीने, साल भर दो एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में, कि वो चाहता क्या है, मतलब कैसे सोचता है वो, उसकी मेंटालिटी क्या है, और कुल मिला के ओवरऑल आप कंपेटेबल हो या नहीं हो एक दूसरे से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो टाइम दो। दूसरी चीज़ जो है, अपनी शादी करो तो अपने लेवल वाले से करो। जैसे इस भाई का क्या था कि इन्होंने जो शादी की, मतलब इन्होंने ये थे एआई में इंजीनियर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियर हैं ये। तो और इनकी जो पत्नी थी उन्होंने बीटेक कर रखी है और एमबीए फाइनेंस कुछ कर रखा है, लेकिन आता जाता उन्हें कुछ था नहीं। इन्होंने सिखाया पढ़ाया जो भी किया इन्होंने, बाद में कोडिंग वोडिंग सिखाई, तब उनकी नौकरी लगवा पाई। काफ़ी सारे इंटरव्यू दिलवाए, इंटरव्यू में बताया कि कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, तब उनकी नौकरी लगवा पाई। भाई मेरे कहने का मतलब है, अगर आप अपने लेवल वाले से शादी करोगे, जैसे लेवल वाले इन द सेंस आप सेम एवरेज में कमा रहे हो, 10-20% इधर उधर, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं जो शादी करूँगा मैं 40,000 से लेकर 60,000 तक वाले से कर लूँगा शादी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप थोड़ा और कम कर लो, 35,000 से लेकर 65,000 तक कर लो, ऐसे कर लो, मतलब उस लेवल में। अगर इससे ज़्यादा गैप होगा, जैसे मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मेरी पत्नी ये 80,000 या 1 लाख कमा रही है, तो मैं कोशिश करूँगा, अगर चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं तो मैं शादी ना करूँ। और चीज़ें ठीक ना लगें तो शादी वैसे भी मत करो, लेकिन अगर थोड़ा भी वैसा लग रहा है तो शादी ना करो। या फिर मैं 50,000 कमा रहा हूँ और वो 20,000 कमा रही है, मतलब है ही नहीं उसमें कैपेबिलिटीज़ नहीं है, जानती नहीं कुछ, तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसे मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे कि अपने जो लेवल का इंसान है, जो तुम्हारी एजुकेशन है उस हिसाब से एजुकेशन होनी चाहिए, उस हिसाब से समझ होनी चाहिए, उससे शादी करो। जो ऐसे आप सोच सकते हो, शायद वैसे वो सोच पा रही हो थोड़ा बहुत, उससे आप शादी करो। उसमें होता क्या है कि कल को जब मेंटेनेंस की बात आती है, ये चीज़ें इसलिए हैं, कल को जब मेंटेनेंस की बात आती है, कुछ होता भी है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा अगर वो कमा रही होगी, ठीक है। लाइक आप मेंटेनेंस कितना दे सकते हो, 50% तक दे सकते हो, मतलब ऐसा मुझे कर एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा है कि 125 सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है, मतलब मेंटेनेंस के बारे में लिखा है, कितना हो सकता है ये मुझे शायद मुझे नहीं पता है। बट मेंटेनेंस का होता है ये कि जैसे अगर पत्नी आपके साथ रह रही उस वो कितनी, मतलब उस हिसाब की लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाए आपसे दूर रहने के बाद, उतना तक मेंटेनेंस उसे मिल सकता है, ठीक है। तो 50% से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है। तो अगर मान लो आप 50,000 कमा रहे हो, आपकी पत्नी 25,000 30,000 कमा रही है, तो कल को अगर मेंटेनेंस की बात आती है, आपको और सेपरेट होने की बात आती है, तो मेंटेनेंस उसका कितना बना, आपकी सैलरी का आधा 25,000, इतना तो वो खुद कमा रही है, ठीक है। तो मेंटेनेंस कुल मिला के वो वहाँ पे आपको एक सहूलियत रहेगी, वो बचेगा। दूसरी चीज़ जो आती है कि जब आप एक सेम लेवल में कमाते हैं, तो एक जो वो आता है कि मैं इससे कुछ ठग लूँ, या मतलब इससे कुछ निकल आएगा मेरे, मतलब लड़कियों के माइंड में ये कुछ आता है कि अगर मैं अलग हो जाऊँ तो इससे कुछ निकल आएगा, मैं कुछ ज़्यादा इससे ऐंठ लूँगी, वो चीज़ नहीं होगी आपके साथ, ठीक है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी जो होती है कि आप कोशिश करो कि शादी, भाई मैंने बताया कि 1 साल 6 महीने 1 साल तक समझ लो, अगर आप अननोन में कर रहे हो, मतलब कहीं अरेंज कर रहे हो या फिर ऐसी किसी साइट से कर रहे हो, मैट्रिमोनियल साइट से। दूसरी चीज़ है, प्रेफर करो शादी कहीं ऐसी जगह करने की जहाँ आपके नॉन में कुछ हों, जैसे दूर के रिलेटिव हों या वो कोई वो करवा रहे हों या कुछ ऐसा हो, तो वहाँ पे आप शादी करने की कोशिश करो। वो ज़्यादा वेस्ट है। हम अभी इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हुए हैं, मतलब ठीक है सोसाइटी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ेगी ये डाइवोर्स के केसेस और ये केसेस वो केसेस बढ़ेंगे। ठीक है, मैं रिग्रेस होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब कुल मिला के आप समझ लो सामने वाले इंसान को, तब उससे शादी करो, ताकि आगे चल के ये प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, अगर एक बार प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब एक बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, आपके कब 2 4 10 साल निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। और भाई टाइम पे अगर आपके समझने वाला पार्टनर हुआ तो वो 2 4 10 साल में आपको कहाँ पहुँचा देगा आप खुद नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब वही है। ये भाई पिछले 3 4 साल से इन केसेस में पड़ा है और 34 साल का था, मतलब 30 साल से ऐसे ही परेशान है। अगर 10 साल इसकी वाइफ इसके साथ सही से रह लेती, मतलब और भी रहती, बट मैं बता रहा हूँ 10 साल कुछ प्रॉब्लम ना होती, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, सब बढ़िया से रहते। इसके बारे में बात करूँगा ये एज कैसी होती है, ठीक है, और सब बढ़िया से रहते। ये 10 साल में कहाँ पहुँच जाता है ये हम और आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, मतलब इन द वेल्थ वाइज, और मतलब कितने पैसे ये बनाते और कितने मतलब बढ़िया सुकून से रहते उस हिसाब से। ठीक है, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 10 साल में ये कहाँ पहुँचते इन्हें खुद पता नहीं रहता, इनकी पत्नी को क्या लाइफ मिलती है उसे खुद पता, मतलब खुद वो इमेजिन भी नहीं कर सकती है, जिस हिसाब से वो बंदा बोल रहा था, जिस हिसाब से उसमें टैलेंट था। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, देखो अगर आपकी शादी जल्दी हो रही है, मतलब 20 22 25 साल से पहले हो रही है शादी, तो ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत कम है। बहुत कम का मतलब ऐसा एकदम से एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है, बहुत कम मतलब चांसेस बहुत कम है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी अगर आपकी शादी 20 22 25 से पहले हो रही है। लेकिन आजकल क्या है कि लड़कों की शादी की एज ही 21 साल है, मतलब लीगली, लेकिन शादी तो हो रही है 28 30 साल के आसपास। और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि डाइवोर्स की और दूर रहने की, ये कंपेटेबिलिटी नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम्स आती हैं लगभग लगभग आप मान के चलो 25 से 35 साल के बीच में। ये एक 10 साल का जो गैप है ये बहुत ही डेंजरस मतलब एज होती है। इसमें इंसान को लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, अकेले सब कुछ हो जाएगा मुझसे। और ये प्रॉब्लम्स जो आती है वो 25 से 35 साल के बीच में आती है। ऐसे हम मान लो 34 36 मतलब 1 2 साल इधर उधर, ठीक है, इसमें आती है। अगर आपका ये पीरियड निकल गया, मतलब ये टाइम आपका निकल गया, तो फिर आप 99% श्योर हो जाओ कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मतलब एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, बट लगभग आप 90% 99% तक मान लो कि ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर एक बार आपकी एज, आपकी वाइफ की एज 35 साल से ऊपर हो गई। ठीक है, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि इस बीच में कैसे भी चीज़ें संभाल के रखो, उसके बाद चीज़ें नहीं आएंगी। और दूसरा ये है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे बेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं संभलेंगी और मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो भाई सबसे बेस्ट है कि डाइवोर्स का केस डालो, डाइवोर्स लो, ख़त्म करो। बहुत सारे ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स मिलने की, क्रुअल्टी फ्रुअल्टी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। किसी अच्छे वकील से, किसी डाइवोर्स वाले वकील से कंसल्ट करो, उससे बात करो कि भाई मुझे डाइवोर्स चाहिए इन एनी केस, कुछ भी हो। पैसे जा रहे हैं, हाफ पैसे जा रहे हैं, चले जाएं, मतलब हाफ पैसे मतलब हाफ नेटवर्थ तुम्हारी जा रही चली जाए। प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना ले लो, तुम जितने पैसे देने दे दो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी से बड़ा, तुम्हारे मेंटल पीस से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो किसी अच्छे वकील से बात करो और सीधे डाइवोर्स का केस डालो, दिमाग सेंटर पे आ जाएगा। ऐसा मतलब बोल रहा हूँ मैं कि आ जाएगा, बट ऐसा एकदम से एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता, बट मैं ये सॉल्यूशंस बता रहा हूँ कि ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो भाई यही था। बाद बाकी अगर कुछ मतलब आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो खुद को थोड़ा सा तसल्ली दो, बोलो कि 2 4 साल की बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देखो थक हार के होता क्या है, अब बात ही कर रहा हूँ तो और कर लेने दो, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा। देखो होता क्या है कि 2 4 साल में केसेस वगैरह चलते हैं, जो भी होना है 2 4 6 साल में हो जाएगा। आप मान लो अगर कोई केस 6 साल से ज़्यादा चल रहा है, मतलब कोई भी केस हो, किसी भी प्रकार के लीगल ये चीज़ें हो, 6 साल से ज़्यादा चल रही हैं, इंसान इतना टूट जाता है कि फिर उसमें हिम्मत नहीं रहती, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो। भाई पैसे खर्च होते हैं, ये होता है वो होता है, फलाना ढिमकाना होता है। 4 6 साल से ज़्यादा ये चीज़ें नहीं चलती हैं। तो अगर 2 4 6 साल आप इसे टॉलरेट कर गए, मतलब इस सबसे अच्छा मतलब ज़्यादातर ज़्यादा 5 4 5 साल, ठीक है, अगर इतना टॉलरेट कर गए, फिर आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा ठीक है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, धीरे धीरे ये डिटोरिएट हो रहा है, मतलब
उससे कमज़ोर हो रहा है ये केस वगैरह और जो भी है चीज़ें तुम्हारे आगे वो कमज़ोर हो जाएंगी और आप उनसे ज़्यादा पावरफुल खुद को फील करोगे। तो फिर आपको ये चीज़ें दिक्कत नहीं देंगी और 4-6 साल में सबकी बुद्धि सेंटर पे आ जाती है, सबका दिमाग सेंटर पे आ जाता है, सबको लगता है इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, और फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन जो ये 3-4 साल शुरू की नहीं झेल पाता है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उससे थोड़ा प्रिपेयर कर लो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है आपको मतलब ज़्यादा टाइम तक झेलना पड़े। सॉल्यूशन इसके ये हो सकते हैं कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, ऐसे कुछ होते हैं, मतलब जजेस की भर्ती करो, जजेस बहुत कम है फैमिली के लिए। मतलब कोई ऐसा केस आता भी है तो कोशिश हो कि एक जज दिन में 10 से ज़्यादा केस ना सुने, 10-15 से ज़्यादा केस ना सुने। यहाँ तो 50-50 केस चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बाद बाकी तो हमें अपने जो राजनीतिक लोग हैं, मतलब राजनीति वाले नेता लोग हैं, इनसे हमें सवाल जवाब करने चाहिए, इनसे हमें सजेशंस देने चाहिए इनको कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इन पे चर्चा करो संसद में और लेजिस्लेटर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में, और इन पे कुछ कानून बनाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए तभी कुछ हो पाएगा। और कुल मिला के मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, लोगों को बहुत देर में समझ आती है कि भाई देश चलता है राजनीति से। देश कोई आईएएस नहीं चला रहे हैं, मतलब ठीक है वो चला रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि देश किस दिशा में जाएगा, ये चीज़ तय करती है कि राजनीतिक लोग कैसे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। जो अफसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब एक तरीके से उनके अंडर में हैं। सबसे ऊपर है हमारी पार्लियामेंट, मतलब ठीक है सुप्रीम कोर्ट है, बट सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती है कानून अपने, मतलब वो पावर्स यूज करके बना सकती है, लेकिन एट द एंड पार्लियामेंट ही है सब कुछ जो हमें डिसाइड करवाती है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, ठीक है। तो हमें वहाँ पर, मतलब जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनसे हमें सवाल करने चाहिए, उनसे हमें सजेशंस देने चाहिए उनको कि भाई ऐसा करो, हमारे लिए ऐसी चीज़ें हमें ज़रूरत है, इनसे हमें प्रॉब्लम हो रही है, इन्हें ख़त्म करो, ठीक है। आप सिर्फ ब्लेम गेम खेल के कि जुडिशरी पे ब्लेम डाल दो, अधिकारियों पे ब्लेम डाल दो, इन पे डाल दो, उन पे डाल दो, भाई इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात आती है कि पुलिस करप्शन क्यों करती है। भाई पुलिस को आप सैलरी कितनी दे रहे हो यार, मतलब समझ रहे हो, कोई क्यों काम करेगा इतना, और जितनी पुलिस स्टाफ चाहिए उतना स्टाफ है नहीं। तो करप्शन करना गलत है, ऑब्वियसली गलत है, इसमें कोई शक नहीं है, बट मेरे कहने का मतलब है उन्हें इतनी अप्रोप्रिएट सैलरी दो तुम कि वो करप्शन करने के सोचें ही ना, ठीक है। उन्हें मतलब 8 घंटे की ड्यूटी जगह 16-16 घंटे, 17-17 घंटे, 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल मतलब थिंकिंग के ऊपर है कि वो चाहते ही नहीं कि देश में कुछ अच्छा हो। तो मेरा भाई कहने का मतलब है कि एट दी एंड चीज़ें जो गवर्न होती हैं, चीज़ें जो ठीक या गलत होती हैं, वो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे जो नेता लोग हैं, उनसे चीज़ें ठीक होती हैं, उनसे चीज़ें गवर्न होती हैं। वो जैसा चाहें देश वैसा बनेगा, ठीक है। और वो क्या चाहेंगे ये हम लोग डिसाइड करते हैं, हम वोट देते हैं उनको, हम जो मांगेंगे वो वही देंगे, समझ रहे हैं। हम मांगेंगे हमें शिक्षा अच्छी मिले तो वो शिक्षा देंगे, हम मांगेंगे नहीं हमें शिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो बस अंधी, मतलब हमें अंधे बन के रहना, हमें बस फ्री वीज मिल जाए, हमें बस रोड मिल जाए बहुत अच्छे, हमारे पास खाने पीने को कुछ भी ना हो, मतलब समझ रहे, कमाने कुछ भी ना हो, शिक्षा ना हो, हम ज़िंदगी ऐसी ही जिए। पुलिस वाला इंसान को, मतलब पुलिस वाला के कोई भी आप पब्लिक ऑफिसर देख लो, हम जो लोग हैं, मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर ईडब्ल्यूएस वाले नहीं, मतलब जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो 10-20 हज़ार रुपये कमाते हैं, हम जैसे लोग, मतलब इन्हें एक कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। अगर ये लोग उनके सामने कुछ बोल दें या कुछ ऊंची आवाज़ इन द सेंस, मतलब कुछ वैसे भी बात कर दें तो भाई उठा के जेल डाल दो। मतलब क्या चल रहा है ये यार, ठीक है जो भी है। मेरा ये था, मतलब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो होप मतलब कुछ लोग जो भी देखेंगे उन्हें थोड़ा सा समझ आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह क्या रहा हूँ, तो उससे कुछ शायद फ़र्क पड़े। आप लोग सोचो, बाद बाकी तो सीखते रहो, और क्या, सीखना ही ज़िंदगी में, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो और आगे बढ़ते रहो। इन चीज़ों से बच के रहो जितना बच सकते हो, अगर नहीं बच पा रहे हो तो फिर भैया भाई की लड़ना तो है ही, ठीक है। आप ज़िंदगी ख़त्म करके अपनी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। इस भाई ने ज़िंदगी ख़त्म कर ली, क्या हो गया, उनके ऊपर केसेस हो जाएंगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। आप सोशल मीडिया में कुछ भी हल्ला चल्ला मचा लो, कुछ भी कर लो, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिफामेशन और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई की ज़िंदगी चली गई, जो काफ़ी कुछ वैल्यू ऐड कर सकता था, उसकी ज़िंदगी चली गई। तो ऐसा कोई ना करें, मतलब मैं तो यही कहूँगा, ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को,
मतलब आप दिवालिया वालिया घोषित कर दें खुद को, जो करना है कर दें, मतलब जो भी व्हाटएवर हो सकता है कानूनी और लीगली वो कर दें। बाद बाकी इससे कुछ ज़्यादा सलूशन निकलेगा नहीं, छोड़ छाड़ के चले जाओ यार, किसी से मतलब ही मत रखो, ठीक है। बट इससे ज़्यादा सलूशन निकलेगा कुछ नहीं। और ठीक है भाई, थैंक यू। और ध्यान रखें अपना, ख्याल रखो और सुरक्षित रहो।